गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलम मेजर सिस्टम। यानी हमने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कैलकुलेशन करने का तरीका सीखा था। उसमें मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था ये कॉलम मेजर सिस्टम, यानी रो मेजर सिस्टम हमने पढ़ लिया था और किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है और उसका क्या फॉर्मूला था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉलम जो मेजर सिस्टम है उसका फॉर्मूला को यूज़ करना है और किस प्रकार से अपन को कैलकुलेशन करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने लिखी हुई थी, एंट्री कर रखी थी। अब बस आपको क्या करना है कि जो ये फार्मूला दिया रखा है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या था और उसमें किस प्रकार की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जो बी है, ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन में भी दे रखा था कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर जो बी है वो क्या है, देखो एक बार यहाँ ध्यान दो, ये बी यहाँ पर बी है वो 1500 वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो डब्लू है वो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था 1 बाइट। फिर यहाँ पर जो आई है वो आई की वैल्यू क्या है 15। फिर यहाँ पर जो जे है, जे की वैल्यू 20। फिर यहाँ पर जो एल आर है उसकी वैल्यू -15। फिर यहाँ पर जो एल सी है उसकी वैल्यू है 15 और यहाँ पर जो एम है, एम की वैल्यू है 26। अब मैंने आपको ये एम को किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसको अपन इन फॉर्मूले में इन सभी को यूज़ करते हैं। तो जैसे देखो ए आई और जे, ठीक है, इजिकल टू बी प्लस डब्लू मल्टीप्लाई कोष्टक आई माइनस एल आर कोष्टक बंद प्लस एम मल्टीप्लाई जे माइनस एल सी कोष्टक बंद और ये कोष्टक बंद। यानी इस प्रकार से ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में अपन ये सब यूज़ करेंगे। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है 1500 प्लस डब्लू क्या है 1 बाइट मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है 15 माइनस एल आर की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, कोष्टक बनाओ ये माइनस के 15 कर दो यहाँ पर कोष्टक बंद, फिर वापस से कोष्टक बंद और यहाँ पर प्लस का सिंबल। एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 26, ये 26 और यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर ये जे है, जे की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 और माइनस एल सी की वैल्यू कितनी 15, तो ये 15। ठीक है, अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। ये 1500 के 1500 लिख लो आप, प्लस 1 कर दो गुणा, फिर ये कोष्टक और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 15 और 15 कितने हो गए 15 और 15 हो गए 30 प्लस के 30। फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई और ये कितने हो रहे हैं 20 और 15, यानी 20 में से लेस करना 15, यानी पीछे रह जाएंगे 5, फिर कोष्टक बंद। अब यहाँ पर भी वापस 1500 प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब ये 30 प्लस, अब ये कितने हैं 26 को मल्टीप्लाई करना 5 से। अब जब आप 26 को मल्टीप्लाई अपन 5 से करते हैं तो देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके, मल्टीप्लाई करके देख लो आप कि 26 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएंगे अपने 130। ठीक है, फिर क्या करना है, अब इन अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब इन कोष्टक को खोलो तो फिर वापस 1500 प्लस 1 मल्टीप्लाई और 30 प्लस 130 हो गए 160। ठीक है, और ये जो 160 है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कितने हो जाएंगे 1500 यानी 1500 प्लस 160। अब इन दोनों को आपस में अपन जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आपस में जोड़ोगे तो आंसर कितनी आएगी अपने पास, तो ये आंसर जोड़ लेते हैं अपने पास, देख लो ये 0, ये 6 का 6, 5 और 1 हो गए 6 और ये 1 का 1, ये होगी इसकी आंसर। यानी इस प्रकार से अपन को कॉलम मेजर सिस्टम को कैलकुलेशन करना है। बस इसमें जो आपको याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये वाली
यानी कॉलम मेजर सिस्टम का फॉर्मूला कौन सा है और रो मेजर सिस्टम का फॉर्मूला कौन सा है। ये अगर दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो फिर आप इसको आसानी से दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने वन डायमेंशनल में भी था कि वन डायमेंशनल में भी अपने दे रखा था कि किस प्रकार से उनका कैलकुलेशन किया जाता है। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल में। तो टू डायमेंशनल में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था एक तो उसकी डेफिनेशन कि टू डायमेंशनल होता क्या है। टू डायमेंशनल की डेफिनेशन के बाद उसका अपने डिक्लेरेशन पढ़ा, फिर उसका एनालाइजेशन पढ़ा और एनालाइजेशन के बाद उनका अपन कैलकुलेशन पता पड़ा। ठीक है, तो अब टू डायमेंशनल एरे में आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, टू डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए सीखते हैं कि किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रो मेजर सिस्टम का फॉर्मूला बता देता हूं कि किस प्रकार से अपने रो मेजर सिस्टम का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो आप यहां पर एक बार देख लीजिए रो और कॉलम मेजर सिस्टम का फॉर्मूला कैसा है और किस प्रकार से उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं रो मेजर सिस्टम। रो मेजर सिस्टम और इसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये रहेगा ए आई और जे क्या हो जाएगा, एक बार वापस आप आराम से समझ लीजिए। आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। जे है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। इजिकल टू यहाँ पर बी का मतलब होता है बेस और यहाँ पर डब्लू का मतलब होता है कि जो स्टोर इसके अंदर जो एरे होता है, जो एलिमेंट होता है उसकी साइज वो भी किस में होगी, बाइट में। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और ये एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, रो को, यानी रो की यानी पंक्ति की संख्या यानी नंबर ऑफ रो। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक बंद, कोष्टक खोलो, फिर उसके बाद आई यानी क्या हो जाएगा, रो माइनस एल आर। एल आर का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ रो यानी रो की निचली सीमा। फिर कोष्टक बंद करो और फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्लस लगा लो और यहाँ पर कर दो जे। जे का मतलब हो जाएगा अपने कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ पर लगा दो एल सी। एल सी का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ कॉलम यानी कॉलम की लोअर सीमा है यानी कॉलम की निचली सीमा। ठीक है, वो सी और फिर उसके बाद ये बड़ा वाला कोष्टक से बंद कर दीजिए। ये तो था अपना रो मेजर सिस्टम का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। इसी प्रकार से अपने दूसरी तरफ से जो कॉलम मेजर सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया और आप घर से करके आए हो, इसका फॉर्मूला तो देख लेना। जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी किया है उसकी आंसर वही आनी चाहिए। ठीक है ना, आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको एक बार समझा दिया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वही बात है, बस इसमें इस फॉर्मूले में आपको डिफरेंट सिर्फ इतना ही मिलेगा कि ये जो n है वो किसके लिए हो रहा था, रो के लिए, तो यहाँ n मल्टीप्लाई करेंगे और जब कॉलम की बारी आएगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन m। यानी m जो है वो किसको करता है, कॉलम की संख्याओं को दर्शाता है, यानी मैट्रिक में पंक्ति की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए अपन, तो अब यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करते, देखो यहाँ पर a इजिकल टू आई कोष्टक बंद, फिर j इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर b प्लस w मल्टीप्लाई कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर i माइनस एल आर। आई का मतलब आप समझ गए हैं कि आई का मतलब होता है क्या, रो, और एल आर हो जाएगी उसकी निचली सीमा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर m लगाएंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर j माइनस एल सी। ठीक है, कोष्टक बंद और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद। यानी ये दोनों अपने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लिख देना फॉर्मूला और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके हैं, रो मेजर सिस्टम के और कॉलम मेजर सिस्टम के। अब रो मेजर सिस्टम और कॉलम मेजर सिस्टम है, ये अपने टू डायमेंशनल एरे के कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसे आगे, सेकेंड डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम किस प्रकार से लिखेंगे। अब सेकेंड डायमेंशनल एरे का अपन प्रोग्राम लेते हैं, यानी 2D एरे का अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से 2D एरे का प्रोग्राम होगा। अब अगर ये प्रोग्राम देखा जाएगा तो ये प्रोग्राम नंबर 3 है और अगर सेकेंड डायमेंशनल का प्रोग्राम देखेंगे तो ये प्रोग्राम नंबर 1 है।
ठीक है। तो अब इसका देखो आप यहाँ पर अपन क्वेश्चन लिख देते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन लिखना आपको द फॉलोइंग प्रोग्राम क्रिएट्स ए डबल डायमेंशनल एरे of integer and prints it on screen as a metric। और मैट्रिक की जो साइज़ है वो आपको ये लिखनी है। यहाँ अगर साइज़ दे रखी है ठीक है, अगर नहीं देते हैं वैसे अगर क्वेश्चन में साइज़ दे रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। तो साइज ऑफ द एरे, और जो साइज है वो क्या है 3/3। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है अपने पास। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम क्रिएट्स ए डबल डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन एज ए मैट्रिक। यानी ये कह रहा है एक 2D एरे का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, 2D एरे का आपको प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपकी जो डाटा टाइप है वो क्या लेनी है, इंटीजर लेनी है, और इसके अंदर ये प्रिंट करना है वो मैट्रिक के रूप में। तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, मैट्रिक का ऑर्डर निकालेंगे, और ऑर्डर निकालने के बाद फिर मैट्रिक को अपन प्रिंट करेंगे। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मैट्रिक एंटर करेंगे। तो मैट्रिक एंटर आपको कितनी करनी है 3 × 3 यानी 9 मैट्रिक एंटर होगी टोटल अपने पास। तो नहीं 3 कॉलम में होगी और 3 रो में मैट्रिक एंट्री होगी। तो अब एग्जाम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपन इसके जो शुरुआती मैंने आपको बताया था 2-3 जो लाइनें हैं वो हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर सेम रहेगी, जिसके अंदर देख लिखा जाए तो लिखते हैं इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद वापस हैश, फिर इंक्लूड और conio.h। ठीक है, ये दो होगी बात। अब यहां पर लगेगा void main फंक्शन, और यहां पर लगा दे तो कोष्टक स्टार्ट। ये नहीं, इसको आप इंग्लिश में बात करें तो कर्ली ब्रैकेट, और हिंदी में बात करेंगे तो मंझला कोष्टक इसे कहते हैं। अब देखो हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक लेनी है और मैट्रिक को प्रिंट करना है, और वो भी आपको किस साइज की लेनी है 2 × 3 × 3 की। अब मैंने आपको बताया था कि अब इसको डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करने का हमारे पास एक सिंटैक्स था, सेकंड डायमेंशनल एरे का एक सिंटैक्स था, वो यहाँ पर देख लीजिए आप किस प्रकार का वो सिंटैक्स था। फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, यानी ये सेकंड या फिर डबल डायमेंशनल एरे 2D एरे कहते हैं इसको। अब इसका सिंटैक्स ये था कि सबसे पहले लगेगा अपनी डाटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नेम, और फिर उसके बाद अपन यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रो, और फिर उसके बाद कोष्टक वापस, और यहाँ पर लगेगा नंबर ऑफ कॉलम। ये 3 चीजें लगेगी, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यानी इस प्रकार से अपन एरे को डिक्लेयर करते हैं। कौन से एरे को 2D एरे को। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसी प्रकार से मैं इसको डिक्लेयर करूंगा कि सबसे पहले क्या आया डाटा टाइप। तो यहाँ पर डाटा टाइप ऑलरेडी दे रखी है, अगर नहीं दे रखी है तो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है या कैरेक्टर लेना है। ठीक है, तो हमारा जब अगर इसके अंदर एरे इसके अंदर अपने डाटा टाइप दे रखी है तो वही डाटा टाइप ले लीजिए। तो हमारे यहाँ इसमें दे रखी है इंटीजर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक मैट्रिक एंटर करनी है। ठीक है, अब मैट्रिक का एरे का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से एरे का नाम कोई भी लिख दीजिए। जैसे अगर यहाँ पर एरे का नाम लिखे अपन तो क्या लिखें, जैसे यहाँ लिख देते ए, भले एम लिखो, भले पी लिखो, भले आई लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कोष्टक बनाते हैं और एरे की साइज हमारे पास दे रखी है, साइज ऑफ द एरे 3/3, यानी यहाँ लिख दो 3, फिर कोष्टक बंद और फिर कोष्टक बनाओ ये 3। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई लूँगा और फिर यहाँ पर मैं एक जे लूँगा, ये मैं डिक्लेरेशन करूँगा।
ठीक है। फिर उसके बाद इस कोष्टक को कर दूंगा मैं बंद और ये सेमी कॉलन से हो जाएगा अपने बंद। अब क्या करना है मुझे कि अब मुझे पहले तो इसको अपन मैट्रिक का ऑर्डर निकालना है। मैट्रिक का ऑर्डर हमारे पास है, लेकिन मैट्रिक को एंटर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंट एफ कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर लिखूंगा मैं एंटर द मैट्रिक, एंटर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी मैं यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक और पीछे सेमीकोलन से बंद, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक मैंने आप अपने पास साइज ऑलरेडी आ रखी है 3 बाई 3 की बनानी है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि इस मैट्रिक को बार बार तो काम नहीं कर सकते ना, कि हमें टोटल कितनी बार करना पड़ेगा, 9 बार एंटर करने पड़ेंगे, यानी टोटल कितनी बार डाटा एंटर करने पड़ेंगे, 9 बार। इसलिए ये कह रहा है कि अगर इसको बार बार एंटर करने के बजाय अपन इसको क्या करेंगे, एक ही काम में कंप्लीट कर देंगे। और उसके लिए अपन यहाँ पर लूप का प्रयोग करेंगे। लूप में यही कहता है कि अगर एक ही कार्य को अगर बार बार करना पड़े तो उसके लिए लूप लगा दीजिए। तो लूप फॉर लूप लगाया। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई लेस देन 3 सेमीकोलन और फिर यहाँ पर लगा दो आई प्लस प्लस। अब ये किसके लिए हो गया, आई के लिए, यानी ये हो गया रो के लिए। अब मैं यहाँ पर मंजिला कोष्टक और फिर एक बार फॉर लूप और यहाँ ये तो हो गया आई के लिए और ये है जे वाला लूप फॉर लूप। तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इनका स्कैन अप करता हूं, यानी इन दोनों को प्रिंट करवाने के लिए। तो किस प्रकार से इसका प्रिंट करूंगा, तो यहां पर लगाऊंगा मैं स्कैन एफ। अब यहां क्या लिया है, इंटीजर, तो इन्वर्टेड कॉमा और यहां आ जाएगा परसेंटेज डी। ये हम 11th में पढ़ के आए हैं कि अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी आएगा, अगर फ्लॉट होता तो परसेंटेज एफ आता, और अगर यहाँ करेक्ट होता तो फिर आता परसेंटेज एस, यानी स्ट्रिंग का उपयोग करते। तो ये बात तो अपने 11th में पढ़ी हुई है, बेसिक सी बात है। फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ सिंगल कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर एंड का उपयोग करेंगे। अब एंड का उपयोग करने के बाद यहाँ एरे का नेम क्या दिया था अपने, ए, और यहाँ पर आई और यहाँ पर जे, यानी इन दोनों को मैंने प्रिंट करा रहा हूँ, आई और जे को, समझ गए। फिर उसके बाद ये कोष्टक बंद और ये सेमीकोलन से इसको करता हूँ बंद। देखो ये मंजिला कोष्टक बंद कर दो और ये भी मंजिला कोष्टक बंद कर दो। अब हमने क्या किया है कि ये तो एक मैट्रिक का ऑर्डर निकाला। अब क्या करना, इस मैट्रिक को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर फिर मैं वापस एक प्रिंट ऐप लूँगा, प्रिंट ऐप, और यहाँ लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और यहाँ लिखूँगा मैट्रिक। अब मुझे मैट्रिक को क्या करना है, प्रिंट करना है, मैट्रिक्स को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा या मैट्रिक्स इज लगा दो और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोष्टक बंद और ये सेमीकोलन से बंद। अब मुझे मैट्रिक्स प्रिंट करनी है, तो मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए मैंने आपको यही फॉर्मूला भी जस्ट लगाया अपने, कौन सा वाला, यही वापस लगा दीजिए। तो यहाँ पर लगा दीजिए अपन फॉर लूप, फिर उसके बाद आई बराबर 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर बाद कोष्टक और फिर वापस फॉर लूप, और यहाँ पर आई के बाद ये देखो ये तो हो गया अपने रो के लिए। अब कॉलम के लिए मैट्रिक लेनी है, तो j इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद j लेस देन 3 और j प्लस प्लस, ठीक है। और फिर वापस अपन यहाँ पर कोष्टक का निकाल दीजिए। अब यहाँ तक हो गया। अब अपन को क्या करना है कि इनको जो मैट्रिक दिए, मैट्रिक को प्रिंट करेंगे जिस प्रकार से अपने यहाँ पर दिया था, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ तो अपने स्कैन ऐप लिया, क्यों लिया कि इन दोनों को क्या करना, ऑर्डर एंटर करना। अब इसको क्या करना, प्रिंट करना मैट्रिक को। तो यहाँ लगाएंगे प्रिंट ऐप कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लगेगा परसेंटेज डी। फिर उसके बाद एक और चीज़ अगर आपने देखा हो, ये ऑब्लिक टी, टी का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है नहीं। और फिर उसके बाद सिंगल कॉमा और ए,
आई और यहाँ हो जाएगा जे, ठीक है, कोष्टक बंद और ये सेमीकोलन से इसको बंद कर दो। ये अपना मंजिला कोष्टक बंद कर दीजिए और यहाँ पर लगा देंगे अपन एक प्रिंट ऐप, किस चीज़ के लिए, कि जो भी हमारे पास जो मैट्रिक एंटर होगी वो हर मैट्रिक नई लाइन में एंटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कोष्टक बंद हो गया, ये दूसरा मंजिला कोष्टक यहाँ बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ लगा दीजिए गेट्स फंक्शन और गेट्स फंक्शन को बंद कर दीजिए और सबसे लास्ट वाला मंजिला कोष्टक यहाँ पर बंद कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना कि एक बार वापस समझ लो आराम से, फिर इसको आप लिख लेना, फिर इसका अपना आउटपुट निकाल दे कि किस प्रकार से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर देखो अपने पास एरे का नाम नहीं है बस, लेकिन यहाँ पर वो डाटा टाइप है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। यानी यहाँ पर जो एरे का नेम तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ एरे की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास दे रखी है। ये क्या इंटीजर, तो हमने यहाँ इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब एरे का नाम नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए, आप चाहो तो यहाँ पर मार्क्स लिख सकते थे, ए लिख लिया। अब यहाँ जो साइज ऑफ द एरे है वो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो कितनी की है 3×3, तो यहाँ पर 3×3 की बना दी। अब ये आई और जे किसके लिए, ये लूप के लिए, यानी एक ही कार्य को जब मुझे बार बार करना पड़ेगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो कि यहाँ पर एक मैं 3 रो बना देता हूँ और 3 कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये क्या करना, ए वैल्यू दिए, ए की दी मैंने 3 और ए फिर यहाँ दे दिया 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इन कॉलम के अंदर वैल्यू को एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर टोटल कॉलम कितने हो गए 9, यानी मुझे कितनी बार वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा 9 बार। अब ये कह रहा है कि मैं 9 बार एंटर करने के बजाय मैं इसको शॉर्ट में काम कर देता हूं, जहां उस समय अपन क्या करेंगे, फॉर लूप का उपयोग करेंगे। अब फॉर लूप का उपयोग 2 बार होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक तो हो रहा है कॉलम के लिए, यानी एक तो हो जाएगा अपने कॉलम के लिए जहां पर जे को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हो जाएगा रो के लिए जहां पर अपन आई को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख दीजिए, यहाँ देखिए कि आई और जे हमने ले लिया, आई है वो रो के लिए और जे है वो कॉलम के लिए। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कि एंटर द मैट्रिक ऑफ ऑर्डर। अब मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो हमने यहाँ लिख दिया 3×3 का, क्यों हमारे पास जो साइज है वही मैट्रिक का ऑर्डर होगा, क्योंकि हमें मैट्रिक में उस साइज में जो साइज दे रही 9 है, यानी टोटल हमारे उसके अंदर कितने एलिमेंट या कितने वैल्यू ऐड होगी, वो 9 वैल्यू ऐड होगी। तो इसके अंदर हमें टोटल कितनी ऑर्डर निकालना है, तो उसके 9 तक ही जाना, 9 से आगे अपन को जाना ही नहीं। तो यहाँ तक अपने वैल्यू को एंटर कर दी। अब मैं देखो आपको भी बताया बार बार काम करना पड़ेगा मुझे, तो 3 बार रो के अंदर एंटर करना पड़ेगा और 3 बार कॉलम के अंदर वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा, तो टोटल 9 हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप का उपयोग कर दिया। जब फॉर लूप का उपयोग किया तो अब इनका प्रिंट अप निकालने के लिए, यानी इसका प्रिंट निकालने के लिए, स्क्रीन पर दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर स्कैन ऐप निकाल दिया, यानी स्कैन ऐप लिया और इसमें %d करके ए, आई और जे ले लिया, कोष्टक बंद कर दिए। अब क्या कर दिया, यहाँ तक तो हो गया अपना मैट्रिक को। अब उस मैट्रिक को क्या करना, अपन को प्रिंट करनी है कि वो मैट्रिक है उसी ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ लगा दिया मैंने प्रिंट ऐप और ऑब्लिक एन मैट्रिक इज, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि ये मैट्रिक निकाली है, तो मैट्रिक की जो साइज है वो क्या थी, आई और जे, यानी यहाँ पर जो मैट्रिक आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को, और जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉलम को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जे मैंने ले लिया, तो आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 3, क्योंकि इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जे ले लिया आपने। अब क्या किया कि जब इनका तो आपने निकाल दिया था प्रिंट निकालने के लिए, अब इनका कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ प्रिंट ऐप लिया और ऑब्लिक %d ये किसके लिए आया, इंटीजर के लिए, और ऑब्लिक t का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब, और फिर a और i यहाँ प्रिंट कर दिया। अब ये ऑब्लिक n चाहे आप यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर में क्या आएगा, अपन को इसको कैलकुलेशन करने के लिए इसका उपयोग करें, इसलिए प्रिंट ऐप में ऑब्लिक एन का नई तरीके से अपने उपयोग किया, जिससे क्या हो जाएगा कि ये अलग से लाइन प्रदर्शित हो जाएगी। फिर उसके बाद कोष्टक बंद हो गए और गेट्स फंक्शन लगा के मंजिला कोष्टक बंद। अब एक बात ध्यान रखना, जितने मंजिला कोष्टक खोले हैं उतने मंजिला कोष्टक बंद होने अनिवार्य है। अगर जैसे मान लो ये मंजिला कोष्टक खोला तो ये बंद हो गया, ये खोला तो ये बंद हो गया, ये खोला तो ये बंद हो गया, ये खोला तो ये बंद हो गया, और सबसे बड़ा ये खोला तो यहाँ पर आके बंद हो गया। इस प्रकार से प्रोग्राम में एंटर। अब यहाँ पर जो मैट्रिक हमने एंटर की है 3/3 के अंदर, तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, 7, 8,
5 3 2 1, यानी ये टोटल कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। ये हो गए 10 और ये हो गए 9। तो अब इन मैट्रिक का मैंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये जो ऑर्डर किया, अब इस ऑर्डर को मैं मैट्रिक में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो ये तो पहले तो हमने सिर्फ ऑर्डर को इन स्टोर किया है। अब मैं इन ऑर्डर को क्या करूंगा? मैट्रिक के रूप में बदलूंगा। तो मैट्रिक में बदलने के लिए पहले ये क्या करूंगा? इस वैल्यू को यहां पर एंटर करूंगा, फिर ये 7, फिर ये 8, तो ये तो हो जाएगी फर्स्ट, फिर उसके बाद 5, फिर 3 और फिर 2, फिर उसके बाद 1, फिर 10 और फिर 9, यानी इस प्रकार से इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा A 0, और लास्ट एलिमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइज होती है किसकी? साइज ऑफ एरे। तो उस साइज ऑफ एरे में से एक कम कर देना, यानी साइज ऑफ एरे क्या है? 3 है, तो 3 में से एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? A कोष्टक में 2, यहाँ पर आ जाएगा A1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर A0, फिर इसके बाद A1 और A2, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी इस प्रकार से ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये J की वैल्यू है और ये I की वैल्यू, यानी यहाँ पर इस प्रकार से जो हो रहे हैं ये वाले ये रो को है और इस प्रकार से जो है वो कॉलम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। और नहीं भी आया तो एक बार आप वापस देख लेना अच्छे से, समझ में आई थिंक मेरे हिसाब से आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड अपने प्रोग्राम है नहीं, इजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो है वो है अपना बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे, यानी एरे पे बुनियादी ऑपरेशन। अब एरे पे बुनियादी ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑलरेडी अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ा था, ये सेकंड पार्ट में उसमें हमने ये सारे ऑपरेशन पढ़ लिए थे। कौन से? ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट। अब अगर ट्रैवर्सिंग की बात करें अपन यहाँ पर पहले, कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि किसी कार्य पर पहुंचने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा वो अपना हो जाएगा ट्रैवर्सिंग। फिर बात करते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि दिए गए स्थान पर किसी एक एलिमेंट को ऐड करना, यानी जो स्थान दिया जाता है उस स्थान पर आपको एक एलिमेंट को ऐड करना इंसर्शन कहलाता है। और फिर डिलीशन आएगा इसका ऑपरेशन अगला। तो डिलीशन का मतलब होता है कि दिए गए स्थान में से जो स्थान दिया जाता है या जो पोजीशन दी जाती है उन पोजीशन से एक एलिमेंट को हटा देना, यह कहलाता है डिलीशन। फिर बात करते हैं सर्च की। तो सर्च का मतलब होता है कि किसी की पोजीशन को ढूंढना, यानी फाइंडिंग ऑफ पोजीशन इन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर के उसकी स्थिति को पता लगाना या उसकी स्थिति को खोजने के लिए अपन सर्च का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब जो अगला है वो क्या है? अपडेट। और अपडेट का मतलब होता है कि जो हमारा जो इंडेक्स दे रखा होगा उस इंडेक्स के अंदर एक एलिमेंट को अपडेट करना, यानी किसी स्थान पर किसी एक एलिमेंट को अपडेट करना, ये इंडेक्स अपडेट कहलाता है, ठीक है। तो एक बार यहां समझ लीजिए, ट्रैवर्सिंग यानी एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग, यानी एक डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों को प्रसंस्करण को ट्रैवर्सिंग कहते हैं, यानी उन तत्वों तक पहुंचने का जो कार्य किया जाएगा वो ट्रैवर्सिंग कराएगा। फिर आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है एडिंग एन एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंसर्शन, यानी इंसर्शन का अर्थ क्या होता है कि एक डाटा स्ट्रक्चर में एक नए डाटा तत्व को जोड़ना, और वो भी कहाँ पर? दिए गए स्थान पर, यानी जो स्थान दिया जाता है उसी स्थान पर उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करना या उस एक एलिमेंट को जोड़ना इंसर्शन कहलाता है। अब देखो
अगला है वो क्या है, डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है रिमूविंग एन एलिमेंट ऑफ द गिवन पोजीशन फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीशन। यानी दिए गए जो स्थान दिया जाता है या जो पोजीशन बताई जाती है उस पोजीशन में से उस एलिमेंट को डिलीट कर देना या उस तत्व को हटा देना ही डिलीशन कहलाता है। यानी डिलीशन का अर्थ है कि एक डाटा स्ट्रक्चर में एक डेटा तत्व को हटाना, वह यदि वो मौजूद है, यानी जो स्थान दिया जाता है और उस स्थान पे अगर वो तत्व है तो उस तत्व को हटाना ही क्या कहलाता है, डिलीशन। फिर आता है सर्च की बात करें तो सर्च में मतलब होता है कि फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्च। यानी डाटा स्ट्रक्चर में जो तत्व है उस तत्व की स्थिति का पता लगाना या उस तत्व की स्थिति को खोजने का जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है सर्च। फिर बात करते हैं अपडेट। तो अपडेट का मतलब होता है कि इट्स अपडेट एन एलिमेंट इन द गिवन इंडेक्स। यानी दिए गए इंडेक्स में एक तत्व को अपडेट करना। यानी जैसे मान लो किस प्रकार से कि अपडेट तो देखो आसान से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 30 और 30 की जगह मुझे अपडेट करना है क्या 20। तो देखो इसको अपडेट करने के कुछ अलग तरीके हैं, तो वो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से इसमें इंसर्ट करते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर डिलीट करेंगे, किस प्रकार में से इसमें डाटा को सर्च करेंगे और किस प्रकार से इसमें डाटा को अपडेट करेंगे। अब आता है इसका प्रोग्राम कि किस प्रकार से इसमें अपन प्रोग्राम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप, ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम होगा अपना। और ट्रैवर्सिंग का लिख दीजिए यहाँ पर प्रोग्राम। ट्रैवर्सिंग आ गया और ट्रैवर्सिंग का अपन लिख रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। तो प्रोग्राम, अब प्रोग्राम का ये कह रहा है कि रीड एन एरे ऑफ एज of 10% and calculate average age। यानी ये बता रहा है कि एक इसमें मैंने आपको एक एरे का प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर ये बताया कि एरे का नाम है वो एज है, ठीक है। और उसके अंदर आपको 10 पर्सन है, 10 व्यक्तियों की एवरेज निकालनी है। यानी 10 व्यक्तियों की जो हमने एज इंसर्ट करते हैं उन सभी का एवरेज को निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए संख्या को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब इसका प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला प्रोग्राम में आ जाएगा अपना हैश, फिर बाद इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड और conio.h, फिर उसके बाद void main फंक्शन और फिर इसके बाद ये मंजिला कोष्टक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, इंटीजर। एरे का नेम क्या है, एज। ये एज कितने पर्सन है, 10%। एरे की साइज हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आई को डिक्लेयर करूँगा, यानी लूप का प्रयोग करूँगा। अब 10% हो गई। अब क्या करना है कि कैलकुलेट करनी है और फिर एवरेज एज निकालना है, यानी एज की औसत निकालना है। तो यहाँ पर मैं लगूंगा सम बराबर कर दूंगा मैं 0 और एक को सेमी कॉलन से बाद। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज भी ज्ञात करना है। तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पर लूँगा फ्लॉट का प्रयोग। अब फ्लॉट का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर लूँगा दूंगा एवरेज और ये कोष्टक हो जाएगा सेमी कॉलन से बंद। फिर अब ये हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पर एक printf का फंक्शन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, printf कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखूंगा एंटर
एन एज, यानी एज को क्या करना है, एंटर, सेमीकोलन बंद कर दीजिए, कोष्टक, और फिर इसके बाद ये सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा के बाद। ठीक है, अब यहाँ क्या करूँगा कि मुझे एक ही कार्य को बार बार कम से कम 9 बार एंटर कराने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन का उपयोग लूँगा जिसको अपन कहते हैं फॉर लूप। और आई की वैल्यू क्या है, 0, सेमीकोलन से बंद, आई लेस देन 10, सेमीकोलन से बंद, और फिर यहाँ पर लगा दूंगा आई प्लस प्लस, कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक मंजिला कोष्टक लगाऊं और नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत, लगा दिया। यहाँ पर लगा देते स्कैन एफ, और ये क्या हो गया, परसेंटेज डी। फिर उसके बाद स्कैन एफ को मैंने बंद कर दिया, यानी परसेंटेज डी को, फिर सिंगल कॉमा लगाया, फिर एंड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एज, और एज की वैल्यू जो है वो दर्शा दी हमने आई में, कोष्टक बंद। ये मंजिला कोष्टक हो गया बंद। अब एक बार मैं फिर वापस फॉर लूप का उपयोग करूंगा, और यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, फिर कोष्टक। अब मुझे क्या करना है, देखो i हो गया, अब मुझे सम ज्ञात करना है, तो ये कह रहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस जो एज है उसको जोड़ दो, सेमीकोलन से बंद करो, समझ गए। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पर एवरेज, तो एवीजी एवरेज इज इक्वल टू जो एवरेज है, तो एवरेज तो कैसे ज्ञात किया जाएगा कि जो जितनी टोटल आएगी उनमें अपन किन परसेंट का डिवाइड कर देंगे, 10 का। तो यहाँ पर लूँगा सम डिवाइड बाई 10। अब बताओ अगर मैं यहाँ सिंपल 10 लिखता हूँ तो एवरेज किस में है, फ्लॉट के अंदर, तो अब यह मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगा के पीछे 0 लगा दूंगा, जिससे कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये मंजिला कोष्टक मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ, फिर यहाँ पर ऑब्लिक एन, और यहाँ लिख दूंगा एवरेज एज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो एवरेज किस में है, फ्लॉट में, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज एफ। ठीक है, फिर डबल कॉमा और ये सिंगल, और फिर एवीजी एवरेज। ठीक है, कोष्टक से बंद कर दो, फिर से सेमीकोलन लगा लो। अब देखो यहाँ पर मैं गेट्स फंक्शन लगा देता हूँ, और अब ये वाला मंजिला कोष्टक वो मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला जो है ट्रैवर्सिंग के बाद जो इंसर्शन है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।